मेरा नाम गौतम है। मैं अक्सर सुनता था कि लाड और प्यार से पहले बच्चों पे कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि वो खून के आंसू रोते हैं। शायद यह बात किसी ने बिल्कुल ठीक कही थी। मैं भी अपने परिवार का लाडला और इकलौता बेटा था और हमेशा मेरे माता पिता ने मुझे लाड और प्यार से ही पाला था। मगर जब मैं जवानी की दहलीज तक पहुंचा तो मैं मुश्किल हालात में ऐसा फंसा कि मेरा निकलना ही मुश्किल हो गया था और वजह सिर्फ एक हादसा था। ट्रेन में होने वाली लड़कियों के साथ एक घिनौना काम ने मेरी जिंदगी ही बदल के रख दी थी। लगभग रात के 3 बज रहे थे और ट्रेन में एक तरफ बैठा हुआ था, नींद में खोया हुआ था। अचानक एक डिब्बे में हलचल सी मच गई और लोगों की तरफ से शोर की आवाज आने लगी। मैं चौंक कर खड़ा हो गया और मेरी नींद भी गायब हो गई थी। मैं समझ गया था आज फिर किसी मासूम लड़की की इज्जत रौंद दी गई होगी। मैं उस डब्बे में चला गया और लोगों की भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा तो यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सामने एक जवान लड़की फटे हुए कपड़ों में बेहोश पड़ी हुई थी और उसके उधर इधर सारे यात्री जमा थे। लड़की की माँ उसके पास बैठकर बुरी तरह से रो रही थी और अपने बेटी के साथ ऐसी हरकत करने वालों को रो रो कर कोस रही थी। मुझे उस औरत की कम अक्ली पे अफसोस होने लगा था। वह अपनी बेटी की हालत को संभालने के बजाय उस मुजरिम को कोस रही थी। मैंने अपनी शर्ट उतारकर उस लड़की पे डाल दी ताकि उसका शरीर ढक सके और जो लोग लड़की को घूर घूर कर देख रहे थे इन सबकी नजरों से उस लड़की को बचा सकूं। शर्ट डालने पर उसकी माँ चौंक गई और अचानक ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस लड़की की माँ ने जब मुझे देखकर जो शब्द कहे थे सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से घायल हो गया था। वो कह रही थी कि ये लोग मुजरिम हैं और ये लोग खाने पीने की चीजों में नशे की दवाई मिलाकर हमारी बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। वो मेरी हमदर्दी को कुछ और ही समझ रही थी और कहने लगी कि मैं पकड़े जाने के डर से अब उसका शरीर ढक रहा हूँ ताकि इल्जाम मुझ पे न आ सके। मैं उस औरत के कहे हुए शब्दों पे हक्का बक्का रह गया था। यहाँ तक कि ट्रेन में मौजूद सभी लोग हमें बुरा भला कह रहे थे। हम सब चीज बेचने वाले एक जगह पे खड़े हुए थे और सभी परेशान हो रहे थे कि अचानक ये इल्जाम हम लोगों पे क्यों लग रहे थे। उसी टाइम ट्रेन स्टेशन पे रुक गई और शोर सराय में पुलिस ट्रेन में दाखिल हुई और लोगों के बयान के मुताबिक बात हम लोगों पे ही आ रही थी। पुलिस ऑफिसर ने हमारी बात सुने बिना ही हमें डांटते हुए कहा कि तुम लोग अपनी औकात से बढ़ने लगे हो। अपनी कमाई करने के चक्कर में ऐसी घटिया काम करके अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम सबको पागल बना लोगे और लड़कियों के साथ गलत काम करोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है और आइंदा तुम लोगों में से कोई भी ट्रेन पे सवार नहीं होगा। अगर तुम लोगों को कोई यह चीज बेचनी है तो स्टेशन पे खड़े होकर ही बेचनी होगी। पुलिस ऑफिसर के इस फैसले ने हमारे होश उड़ा दिए थे और हमारी परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। मैं तो अपने हमदर्दी पे खुद को ही बुरा भला कहने लगा था क्योंकि यह दुनिया किसी भलाई करने वालों का एहसान नहीं मानती बल्कि उल्टा मदद करने वालों पे ही इल्जाम लगा दिए जाते हैं। हम लोगों ने अपने सफाई में काफी कुछ कहा लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। यहाँ तक कि कोई हमारी परेशानी तक नहीं समझ पा रहा था। हम गरीब लोग थे, आखिर अपने ही कमाई को ठोकर कैसे मार सकते थे। और उसी स्टेशन पर ही हमें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। ट्रेन से उतरते टाइम भी मैंने उस लड़की को देखा जिसके साथ यह हादसा हुआ था। वो लड़की होश में आ चुकी थी और रोते हुए अपनी माँ से बात कर रही थी। मैं अपनी शर्ट लेने के लिए उस लड़की के करीब गया तो उसने कुछ ऐसे शब्द कहे थे कि मैं सावधान हो गया था। हम सब ट्रेन से उतरकर आए थे मगर उस लड़की के शब्द मेरे दिमाग में बैठ गए थे। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल टाइम था। मेरा काम खत्म हो गया था और मैं कोई कमाई करने के काबिल नहीं रहा था। एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। मेरे पिता दादाजी हमारे घर में यही काम होता था। सब लोग एक जैसा ही काम करते थे और कारोबार का भी एक ही रास्ता था कि हम ट्रेन में सवार यात्रियों को खाने पीने की चीज बेचकर अपनी कमाई करते थे। मैं 5 बहनों का इकलौता भाई था। मेरे माता पिता ने मेरी हर डिमांड पूरी की थी। मैं अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा लाडला था
क्योंकि मैं 5 बहनों का इकलौता भाई था, इसीलिए मुझे अपनी बहनों से भी बहुत प्यार मिला था। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा था। मेरी 5 बहनें मुझसे बड़ी थी, जबकि मेरी 5 बहनों की शादी हो चुकी थी। मैं पढ़ लिख कर कामयाब बनना चाहता था। मुझे अपने पिता और उनके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ये कोई इज्जत वाला काम नहीं लगता था और ना ही इस काम में ज़्यादा कमाई हो पाती थी। बस इतना था कि नॉर्मल घर का खर्चा निकल जाता था, लेकिन कुछ भी बचत नहीं होती। मेरे पिता हमेशा ही मुझे यही समझाने की कोशिश करते थे कि ये हमारा पारिवारिक कारोबार है। मेरे दादाजी और मेरे परदादा जी हमेशा से ट्रेन में यात्रियों को खाना पीना बेचकर ही कमाई करते थे और कभी हमारे घर में खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन मुझे अपने पिता की ये बात बिल्कुल गलत लगती थी। आजकल वाले लोगों को देखा कि लोगों के घरों में हर चीज मौजूद होती है। मॉडर्न जमाना हो गया है। लोग ब्रांडेड चीजें खाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जबकि हम तो बहुत ही मामूली से लोग थे। इसीलिए मैं अपने आप को गरीब समझता था। इसीलिए यह काम मुझे कोई खास ज्यादा पसंद नहीं थी। मेरे पिता बहुत ही सिंपल और सादे सोच रखने वाले इंसान थे। वो दुनिया की चमक धमक और शोर शराबों से बहुत अलग थे, क्योंकि जब वो जवान थे तब दुनिया इतनी मॉडर्न नहीं थी। अब जब मेरे ऊपर जवानी आई है तो पहले जैसा जमाना अब नहीं रहा। पहले सब सिंपल होता था और अब तो दुनिया अलग ही रंग में ढल गई है। मेरे पिता चाहते थे कि मैं भी वही जिंदगी गुजारूं जो वो पहले गुजार चुके हैं। मैंने अपने पिता और माता की हमेशा ही बहुत इज्जत की और हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन मैं चाहता था कि अब हमारे आगे आने वाली जिंदगी में हमारा बदल जाना चाहिए। मैं चाहता था कि पढ़ाई लिखाई करके अपनी जिंदगी बदलूं, मगर ईश्वर ने मेरी किस्मत में यही काम लिख दिया था। मैं अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता था कि वो मुझे स्कूल भेज दे, लेकिन मेरे माता पिता ने सिर्फ मेरी खुशी की खातिर मुझे 5वीं क्लास तक ही स्कूल भेजा था। फिर भी मैं बहुत जिद करके अपने पिता से हाई स्कूल तक पढ़ने के लिए जिद कर रहा था। हाई स्कूल तक मेरे पिता मुझे नहीं पढ़ाना चाहते थे। मैं सिर्फ अपनी जिद की वजह से ही हाई स्कूल तक पढ़ा था। जब तक मैंने हाई स्कूल पास किया, मेरे पिता ने मुझसे किसी काम की जिद नहीं की थी। मैंने बोर्ड के एग्जाम दिए, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं फेल हो गया था। मैं खुद परेशान हो गया, क्योंकि मैं सिर्फ स्कूल जाता और ट्यूशन के लिए कभी मेरे पिताजी राजी नहीं हुए थे और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर ट्यूशन चला जाता। मैं पढ़ाई में कमजोर था, इसीलिए मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता था, लेकिन मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था। मेरी उदासी और परेशानी को देखकर मेरे पिताजी ने मुझे तसल्ली दी और फिर से एग्जाम देने के लिए कहा। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं कभी मेरी जिंदगी में इस बात को लेकर पछतावा रहे कि मेरे माता पिता ने मुझे परमिशन तो दी, फिर मैंने वो मेहनत करना शुरू कर दी, मगर मेरे भाग्य में शिक्षा नहीं लिखी हुई थी। अगली बार भी बोर्ड के एग्जाम से कुछ दिन पहले ही मैं अपनी छत से अचानक ही पैर फिसलकर नीचे गिर गया था। भगवान का शुक्र था कि उसने मेरी जिंदगी लिख दी थी। वो हादसा मेरे लिए इतना खतरनाक था कि मेरी जान तो बच गई थी और मुझे ठीक होने में लगभग 1-1.5 महीना लग गया था। डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह से आराम बताया था और मैं चाहकर भी अपने एग्जाम नहीं दे पाया था। मेरा दिल इस हादसे के बाद से ही बहुत बुरा हो चुका था। उसके बाद मुझे माता पिता ने पढ़ने को कहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया। पिता मुझे पढ़ाई करने के लिए मना तो करते थे, लेकिन जब मैं जिद किया करता तो वो मेरी बात में हाँ मिला दिया करते थे, क्योंकि मैं उनका इकलौता लाडला बेटा था और वो मेरी हर बुरी बात को अच्छा समझ लिया करते थे। मैंने इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी किस्मत में वही काम था जो मेरे परिवार में होता आया था। इसीलिए मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लेता, मैं शिक्षा हासिल नहीं कर सकता था। अगर मैं अपने फैसले पे रहता तो शायद पढ़ जाता और एक दिन कामयाब भी हो जाता, मगर मैं हार मान गया था और मैं अपने माता पिता की मेहनत की कमाई इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं कुछ रिकवर हुआ तो मैंने पिताजी के साथ ट्रेन पे सामान बेचना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि ज्यादातर तो यात्री रात में यात्रा करते थे, उनको भूख लगती थी। मैंने अपने पिताजी के खरीदे हुए सामान को बेचने के बजाय
समोसे बनाकर बेचना शुरू कर दिया और मेरी सोच के मुताबिक मेरा वो काम अच्छा निकला था। मैंने अपनी किस्मत को अच्छा समझना शुरू कर दिया और अपने काम में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और खूब दिल लगाकर अपना काम शुरू कर दिया था। मैं रोज रात को समोसे बनाकर ट्रेन में सवार हो जाता और तेज आवाज में गरम समोसे ले लो, गरम समोसे ले लो करके थके हारे यात्रियों को गरम समोसे बेच देता था और पैसे कमाता था। मेरा घर इसी खर्च पे चलता था। मेरे पिताजी भी मुझे इस काम में इंटरेस्ट लेता हुआ देखकर बेफिक्र हो गए थे। मुझे पहले लगता था कि यह काम बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा, मगर जब मैं खुद कमाने लगा तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेहनत से जो काम किया जाए उसमें कभी निराशा नहीं मिलती। मेरे पिता की कमाई इतनी कम भी नहीं थी। हमने कमाई से अपने किराए के मकान को अपना कर लिया था। हमारा घर बहुत छोटा, मगर फिर भी हालात किसी न किसी तरह से गुजर ही रहे थे। मेरे पिताजी ने मेरी बहनों की शादी भी मामूली तौर पे कर दी थी और हम सब बहुत सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी 5 बहनों भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ट्रेन का लंबा सफर करते हुए हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। मैं सफाई का बहुत ध्यान रखता था और समोसे भी बहुत टेस्टी बनाता था। अब मेरा घर इन्हीं समोसों की कमाई से चल रहा था, लेकिन कभी कभी भगवान अपने भक्तों को आजमाइशों से गुजारता है और उनका सब्र देखता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैं अपनी कमाई से खुश होने लगा तब मेरा काम बंद हो गया, क्योंकि अचानक ट्रेन में ऐसा हादसा होने लगा कि सभी यात्री डरने लगे। ट्रेन पर यात्रियों की तादाद भी कम होने लगी थी। मैं पहले तो समझ नहीं पाया, मगर जब मुझे हालात बुरे होते नजर आए तो अंदाजा हो गया था और मेरा दिल बुरी तरह से उदास हो गया था, क्योंकि ट्रेन में लगभग रोज किसी न किसी लड़की के साथ गलत काम होने लगा था। पहली बार जब ऐसा हुआ तो लोगों ने लड़की को भी बुरा भला कहा था और कुछ लोगों ने कह दिया था कि वो लड़की बार बार वॉशरूम की तरफ जा रही थी, जिसे उसके साथ वो हादसा हो गया। लोगों ने लड़की को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया था। न जाने वो लड़की कैसी थी कैसी नहीं, इस बारे में तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि यह पहला हादसा था। मगर मैं उस लड़की को देखकर चौंक गया था, क्योंकि वो बुरी तरह से रो रही थी और बहुत डरी हुई थी। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि वो लड़की कसूरवार है, क्योंकि मैंने भी दुनिया देखी थी और ट्रेन में सवार हर अच्छे बुरे इंसान को देखता था, क्योंकि ट्रेन में हर तरह के लोग बैठा करते थे। इज्जतदार और कैरेक्टरलेस लड़कियों के एक्सप्रेशन ऐसे नहीं होते, और सबसे बढ़कर अगर ये वो लड़की की मर्जी से हुआ होता तो उसे इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं होती। वो बुरी तरह से सहमी हुई थी और उसने डर से शोर मचा दिया था, जिसकी वजह से सबको पता चल गया था कि उसके साथ क्या हादसा हुआ था। मगर उस लड़की पे इल्जाम लगा, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने ट्रेन में मौजूद गलत मर्दों को भी बुरा भला कहा था। इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और फिर वह फैमिली अपने स्टेशन आने पे ट्रेन से उतर गई थी। उस दिन वो बात काफी फेमस हो गई थी। मेरा दिल इस लड़की के लिए बहुत अफसोस करने लगा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुझे लगा यह बात कुछ टाइम के बाद दब जाएगी, मगर अगर रात फिर से ट्रेन वही हादसा हुआ था और इस बार लड़की ने शोर नहीं मचाया था, बल्कि लड़की की हालत को देखकर ट्रेन में मौजूद किसी दूसरे यात्री औरत ने शोर मचा दिया था। लड़की की कंडीशन काफी सीरियस हो गई थी। न जाने उसकी हालत किसने की थी और आरोपी का इस बार भी पता नहीं चल सका था, और उस लड़की के फैमिली वाले भी अपने स्टेशन आते ही ट्रेन से उतर गए थे। फिर इसी तरह से होता चला गया। एक के बाद एक लड़कियों के साथ ऐसे हादसे ट्रेन में ही हो रहे थे और रोज ट्रेन में हंगामा होता जा रहा था और किसी न किसी लड़की की इज्जत के साथ रोज खिलवाड़ होने लगा था। हर शहर के ढेरों यात्रियों में से आरोपी को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था, मगर यह तय हो गया था कि जो कोई भी था वो रोजाना ट्रेन में यात्रा कर रहा था, या फिर वो ट्रेन में मौजूद पुलिस कांस्टेबल में से ही कोई एक था। हर बार लड़की ट्रेन के वॉशरूम में ही पाई जाती थी और उसकी हालत बहुत सीरियस होती थी। अब लगातार इस हादसे पे यात्रियों ने पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा था और पुलिस भी परेशान हो गई थी। ट्रेन में लगातार होशियार रहकर भी पुलिस आरोपी को पकड़ने में नाकाम रह जाती। रात को यात्रा करने वाले लोगों को वॉशरूम जाना पड़ता तो उन लोगों को रोका भी नहीं जा सकता था।
हैरत की बात तो ये थी कि ट्रेन में तो वॉशरूम और ट्रेन के दरवाजों के आसपास काफी सारे लोग मौजूद होते हैं, फिर भी यह हादसा हो जाता था। वो जो कोई भी था बहुत होशियारी से इस काम को कर रहा था। यात्रियों में डर पैदा होने लगा था और ट्रेन में चारों तरफ लोग इस हादसे के बारे में बातें करते हुए पाए जाते। जो लोग गरीब थे और बस की यात्रा किसी और सवारी से करने की उनकी हैसियत नहीं थी, उनकी मजबूरी भी थी कि वो ट्रेन में यात्रा करते। मगर रोज लगातार लड़कियों के साथ जो हादसे हो रहे थे, यह सब मुझे भी बुरा लग रहा था और मैं चाहता था कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए। मगर आरोपी को तो क्या पकड़ते, बल्कि उल्टा हम पर भी इल्जाम लगा दिया गया था और हम जैसे सामान बेचने वाले लोग इस हादसे की वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। मेरे होश तो जब उड़े थे तब अचानक एक लड़की से हमदर्दी के चक्कर में सबके सामने मैंने अपनी शर्ट उतारकर उसके शरीर को ढक दिया था। बस तब से ही इस हादसे का इल्जाम हम लोगों पे लगा दिया गया था, जो रोजाना चीजें बेचने के लिए ट्रेन पे सवार होते थे। सबको यही शक था कि हम चीज बेचने वाले में से ही किसी एक की ऐसी हरकत थी, क्योंकि हर बार जब लड़कियों के साथ यह हादसा होता था तो वो बेहोश होती थी। इसीलिए सबको लगता था कि यह हरकत हम में से किसी की है। मुझे भी यही लग रहा था। शायद बेहोशी की दवा मिलाकर किसी लड़की को खाने पीने की चीजों में हम में से ही कोई दे सकता है। मगर यह काम हम सबके लिए परेशानी की जाने वाली बात थी। कसूरवार कोई भी हो सकता था, मगर इस बात का अगर हम पे इल्जाम लग जाता तो हमारी 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाती। पहले तो शायद हमें ट्रेन में ही न चढ़ने दिया जाता, और अगर फिर किसी तरह से हम ट्रेन में चढ़ भी जाते तो शायद अब कोई हमसे ट्रेन में कुछ भी नहीं लेता। हमारा काम तो समोसे और सामान बेचकर ही चलता था। और वैसे भी मैंने वही सोचा था जो हुआ, जिसे मुझे डर था। जब यह बात हम लोगों पे आई तो पुलिस ने हमें सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि इस हादसे के बाद ट्रेन में यात्रियों की तादाद बहुत कम होने लगी और इस बात का असर ट्रेन से होने वाले रेलवे के फायदे पे भी हो रहा था। वो भी शायद ठीक फैसले कर चुके थे, मगर हम में से कोई लोग घबरा गए और हमारी चीजें खरीदने से इनकार करने लगे। लोगों पे हम पर से विश्वास उठता चला जा रहा था। हम लोगों से रिक्वेस्ट करके उन्हें अपनी चीज देते थे, लेकिन फिर भी वो लेने से इनकार कर देते थे और उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ था। मगर जब ट्रेन से उतरते हुए मैंने सुना वो लड़की अपनी माँ से कह रही थी कि रात को उसे अपना सर अचानक ही चकराता हुआ महसूस हुआ और उसका जी मिचलाने लगा। जब उसके पेट में कुछ गड़बड़ी होने लगी तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ भागी तो वहां 2 मर्द जो काले कपड़े पहने हुए थे और काफी लंबे चौड़े थे, उन्होंने उन्हें दबोच लिया और उसके बाद उस लड़की को न जाने कुछ क्या बताया होगा। मगर मेरे दिमाग में काले कपड़े पहने 2 मर्द घूमने लगे थे। मुझे यकीन होने लगा कि वो जो कोई भी था, मगर हम में से कोई नहीं था। आखिरकार हम जैसे गरीब लोग अपनी कमाई पे इस तरह ठोकर नहीं मारते, क्योंकि हमारे घर का सारा खर्च ही हमारे इस काम से चल रहा था। तो फिर हम लोग ऐसा कैसे कर सकते थे? न जाने ऐसा क्या करते थे कि लड़कियां खुद उठकर वॉशरूम की तरफ भागती थी और उनका शिकार बन जाती थी। मगर ये बात किसी को भी कहना होता तो सुनने वाला यही कहता कि मैं खुद को बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। डीआईजी साहब और पुलिस ने खुद को इंक्वायरी से बचाने के लिए लड़की का बयान सुनकर भी यही कह दिया कि सामान बेचने वाला ही कोई है जो काले कपड़े पहनकर लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। इसी तरह बहुत आराम से हमें रास्ते से हटा दिया गया और इंक्वायरी करके हुए लोग आजाद हो गए थे। मगर कोई नहीं जानता था कि उनका यह लापरवाह फैसला आने वाले टाइम में कितनी बड़ी मुश्किल और परेशानी खड़ी करने वाला है। फिलहाल ट्रेन पर हुए हादसों की अफवाहें लोगों में हर तरफ फैल गई थी। लोगों के दिलों में अपनी जवान बेटियों को यात्रा कराने से डर लगने लगा था और नाम हमारा ही लग रहा था। हम लोग खाने पीने की चीजें बेचने वाले ही यह हरकत कर रहे थे। हम में से जो भी जाने वाले लोग मिलते उल्टे सीधे सवाल करते थे। मैं जब काम पे जाना शुरू हुआ तभी मेरी माँ ने हमारे मोहल्ले में रहने वाली लड़की के साथ
मेरा रिश्ता तय कर दिया था। और जब से यह हादसा होना शुरू हुआ, मेरी शादी की तैयारियां भी शुरू होने वाली थी। मेरे घर तो पूरा इसी समोसे की कमाई से ही चलता था, क्योंकि मेरे पिताजी ने अब कमाना छोड़ दिया था। वो बेफिक्र होकर घर बैठ गए थे। मेरा पूरा परिवार परेशान हो गया था। मेरी बहनों की शादी हो गई थी और मेरी 4 बहनों की शादी दूसरे शहर में हुई थी, जबकि एक बहन हमारे शहर में ही रहती थी। और मेरे माता पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरी माँ भी हमेशा बीमार रहती थी, उनकी भी दवाई चलती रहती थी। और मेरी शादी पर भी पूरे माता पिता फूट फूट कर कौड़ी नहीं बची थी, क्योंकि हमारी ट्रेन में सामान बेचने वाला काम ही ऐसा था, सिर्फ खर्च ही होता था, बचत कोई नहीं होती। अगर कुछ बचा हुआ होता तो वह इस मुश्किल वक्त में काम आ सकता था। हम अब ऐसी हालत में किसी से बार बार मदद भी नहीं ले सकते थे। मेरे पिताजी का परेशानी से बुरा हाल रहने लगा था। मजबूरन मेरी माँ को समझदार होकर मैंने शादी के कुछ महीने के लिए रुकवा दी थी। मेरी माँ इस बात पे बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। वो घबराई हुई थी, क्योंकि जब मेरे हालात देखकर माँ ने मेरी शादी रोकी तो मेरे ससुराल वाले भी सोच में पड़ गए थे। मेरे ससुर ने दबे दबे शब्दों में ये भी कह दिया था कि यह शायद अब मुझे दोबारा काम नहीं मिलेगा। सच तो ये था कि लोगों ने जब से अफवाहें सुनी थी तब से ही वो लोग परेशान रहने लगे थे और उनको वहम सताने लगा था कि लड़की वालों को ऐसा लगता था कि उनकी बेटी के लिए मुझ जैसा लड़का ठीक नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लड़का समझ रहे थे कि न जाने मेरा कैरेक्टर भी ठीक था या नहीं। मेरी माँ को डर लग रहा था कि कहीं यह रिश्ता खत्म न हो जाए, और मैं इस परेशानी में चला गया था कि अब मेरा घर कैसे चलेगा। ट्रेन में होने वाले इस हादसे का मामला कहां तक पहुंच चुका था, इसकी भी कोई खबर नहीं थी। मैंने अपने पास से जुड़े हुए सारे पैसों से समोसे बनाकर अस्पताल के बाहर और स्कूल के बाहर बेचना शुरू कर दिया था। मुझे लगा ये सब करने में मुझे आसानी होगी और सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मगर यह बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि पहले तो मुझे कहीं पर भी खड़े होने के लिए जगह नहीं दी जाती थी। मैं जहां पर भी खड़ा होता वहां से लोग मुझे हटा दिया करते थे, और जब मुझे स्कूल से बाहर जगह मिल गई थी तो स्कूल के लोगों ने मेरे बनाए हुए समोसे को कोई अहमियत नहीं दी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं वहां खड़े होकर समोसे बेच सकूं, मगर रोजाना ही मेरे समोसे वेस्ट हो जाते और मैं उनको बचाकर घर ले जाता और उनको ऐसे ही गरीबों में बांटने पड़ते थे। मुझे अपनी किस्मत पे बहुत रोना आने लगा था। मुझे फिर से वही गम सताने लगा कि काश मैं पढ़ लिख जाता तो आज मुझे वक्त नहीं देखना पड़ता। ट्रेनों में सालों से बेचने वाला हमारे बिजनेस भी अचानक से बंद हो गया था। शायद मेरी किस्मत ही बुरी थी, मेरा कहीं भी काम नहीं लग रहा था। मैंने कई जगह नौकरी करने की तलाश की, लेकिन कहीं नौकरी का बंदोबस्त ही नहीं हो रहा था, क्योंकि नौकरी के लिए भी जान पहचान की जरूरत होती थी। मेरे पिता का और मेरा सारा काम ट्रेन में ही होता था, जिसकी वजह से हम किसी को जानते भी नहीं थे। घर में अब भूखा रहने की नौबत आ चुकी थी। मेरे ससुराल वालों ने भी हमसे रिश्ता खत्म कर लिया था और उन्होंने अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दी थी। मेरी माँ टेंशन की वजह से बीमार रहने लगी थी। मेरे पिता भी सर झुकाए एक कोने में बैठे रहते थे। मेरे माता पिता को पछतावा होने लगा था कि मुझे पढ़ाने के बजाय उन्होंने ट्रेन पे काम लगाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आज ये वक्त आ गया कि मैं अपने हालात से थक गया था। एक रात भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि भगवान मेरी जिंदगी आसान कर दे। भगवान ने अपने लिए आसानियत मांगने लगा। मैं चाहता था कि ट्रेन में जो जुर्म किया जा रहा है उसका आरोपी पकड़ा जाए, क्योंकि सबकी वजह से मेरा कैरेक्टर भी मेरे जानने वालों में फेमस हो गई थी और मेरी इज्जत पे भी अब लोग उंगलियां उठाने लगे थे। मुझे अपना रिश्ता टूटने से ज्यादा दुख इस बात का था कि मेरा रिश्ता खत्म होने की वजह से ट्रेन में हुए हादसा था, जिसमें मेरा दूर दूर तक कोई कसूर नहीं था। मेरे ससुराल वालों ने सारे मोहल्ले के पूछने पर भी यही कहा था कि वह खुद एक मक्खी नहीं निकाल सकते। मैं अपने पूरे परिवार का लाडला ही सही, लेकिन मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे अच्छे संस्कार दिए थे और हमेशा मुझे लड़कियों की इज्जत करना सिखाया था। वैसे भी इज्जत सिर्फ लड़कियों की ही नहीं होती है,
जो लड़का शरीफ होता है उसे भी ऐसे ही अपने कैरेक्टर और इज्जत की परवाह होती है। मैं भी अब चाहता था कि हम जिस चीज को बेचने का नाम इस शक की लिस्ट से हटा दिया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि हम जैसे गरीब लोगों का इस हादसे में कोई कसूर नहीं था। मैंने सारी रात रो रो कर भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना की थी कि वह कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाए। और जब मैं सुबह उठा तो मैंने मोबाइल पे जो न्यूज़ देखी कि उसने मुझे हिलाकर रख दिया था। न्यूज़ में दिखाया गया था कि ट्रेन में काफी कुछ टाइम से लड़कियों की इज्जत के साथ खेला जा रहा था और उसका इल्जाम ट्रेन में चीजें बेचने वालों पे लगाया गया था। पुलिस और रेलवे स्टाफ ने सब चीजें बेचने वालों को ट्रेन से निकालकर अपनी तरफ से मामला खत्म कर दिया था। मगर कुछ दिन गुजरने के बाद यात्रियों में अजीबोगरीब बातें सामने आने लगी। पहले वो लड़कियां की इज्जत खराब करके छोड़ दिया जाता था, मगर अब लड़कियां गायब होने लगी थी। शुरू में यात्रियों को इस बात की समझ नहीं आई और लड़कियों की गायब होने के बाद उनको भाग जाने या रास्ता भूल जाने का नाम दे दिया गया। मगर जब यह काम रोज रोज इसी तरह से होने लगा तो लोग समझ गए कि पहले जो लड़कियां की इज्जत लूट रहे थे, अब वो रातों को लड़कियों को किडनैप भी करने लगे थे। हम चीज बेचने वालों का नाम भी अब साफ हो गया था और लोग भी अब समझ गए थे कि गलत काम करने वाले आरोपी कोई और ही हैं, जो अब भी ट्रेन पे सवार हो रहे थे। वही लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। मैं काफी देर तक हाथ में मोबाइल लेकर न्यूज़ देखता रहा। मामला इतना बढ़ चुका था कि अब पुलिस को भी खबरदार होना पड़ा और इस मामले की गहराई तक पहुंचने के लिए पुलिस ने इंक्वायरी करनी शुरू कर दी। ट्रेन में अब लोग यात्रा करने से डरने लगे थे और अगर कोई यात्रा भी करता तो सिर्फ मर्द और बड़ी उम्र की औरत ही यात्रा करती थी। लोगों ने लड़कियों को ट्रेन में लाना छोड़ दिया था। इस हादसे को 3 महीने गुजर गए थे, मगर आरोपियों का अभी तक कोई पता नहीं चला था और जो लड़कियां गायब हुई उनके बारे में भी कोई खबर नहीं मिली थी। पुलिस ने फिर से उन लड़कियों से सवाल किया जो पहले ट्रेन में हादसे का शिकार हो चुकी थी। तब उनमें से काफी लड़कियों ने एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर पुलिस भी चौंक गई थी। उन लड़कियों ने बताया कि ट्रेन में उनके साथ गलत काम करने वाले मर्दों ने उनकी गंदी वीडियो बना ली थी और इन वीडियो को लड़कियों को दिखाया जाता और उनको डरा धमकाकर उसके मोबाइल नंबर ले लिए जाते थे। बाद में लड़कियों को ब्लैकमेल करके वो उनसे अपना बिजनेस चलवाने लगे थे और लड़कियों को 10-15 दिन के बाद किसी न किसी जगह पे एड्रेस देकर उन्हें बुलाया जाता था और उन्हें रात भर के लिए किसी न किसी हवाले करके उनके पैसे कमाए जाते थे। लड़कियों से उस जगह के बारे में पूछा गया जहाँ पे वो लड़की उनको बुलाते थे, तो उन्हें नॉर्मल से ही रेस्टोरेंट या फिर होटल के रूम में बताया था, जिसे कुछ भी पता नहीं चल सका। इस केस को चलते हुए जब कुछ महीने गुजर गए थे और सबूत नहीं मिले तो लोग मायूस होने लगे थे। इन हादसों पे अब पर्दे पड़ने लगे थे। लोग धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगे थे। जब अचानक एक दिन पुलिस कर्मी को एक अनजान कॉल आई जो कि गुम होने वाली लड़की ने की थी। वो लड़की कुछ महीने पहले ट्रेन से ही गायब हुई थी। उस लड़की ने पुलिस वालों को कुछ ऐसा बताया जिससे यह पूरा केस सुलझ सकता था और आरोपी तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता था। पुलिस वाले ने इस कॉल पे फौरन ही खबरदार हो गए और बहुत खामोशी से लड़की के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गए थे। कुछ दिनों बाद पूरी बात खुलकर लोगों के सामने आ गई थी और लोगों पे लड़कियों की गायब होने और उनके साथ जो गलत किया जा रहा था उस पूरे केस की जो सच्चाई खुली तो सबके होश उड़ गए थे। लोग खबरों में सब देखकर घबरा गए थे। मैं भी अफसोस से सारी डिटेल देख रहा था। पुलिस वाले को इस लड़की ने एक कोठे से कॉल की थी। वो 2 मर्द हर बार काले कपड़े पहनकर ट्रेन में सवार हो जाते और रात के टाइम बड़ी खामोशी हो जाने पे और सब लोगों के सो जाने पे यात्रियों के करीब से गुजरते हुए जहां जवान लड़कियां उन्हें दिखाई देती, नशे की दवाई उन लड़कियों की तरफ स्प्रे कर देते थे। इस दवाई के असर पर लड़कियों का जी मिचलाने लगता और उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती और उसकी तबीयत खराब होने लगती और वो उठकर सीधे वॉशरूम की तरफ भागती थी।
वो मर्द पहले ही वॉशरूम के अंदर बड़ी खामोशी से छुपकर खड़े हो जाते थे और जैसे ही लड़की वॉशरूम के अंदर जाती वो उसे अपना शिकार बना लेते थे। चलती हुई ट्रेन के शोर और सोए हुए यात्रियों को इस बात की खबर भी नहीं हो पाती थी कि वो काले कपड़े वाले मर्द रात को अपना काम करते ही ट्रेन से उतर जाते थे। इसीलिए सुबह तक जब लड़कियों की हालात लोगों के सामने आती तब तक वो फरार होकर भाग चुके थे और कोई उनको पकड़ ही नहीं सकता था। वो खुलेआम अपना काम कर रहे थे और किसी को इस बात की खबर तक नहीं हुई थी। लड़कियां भी उनके बारे में कुछ भी नहीं जान सकती थी। किसी को बात बताए और वो मर्द बाद में उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। तभी लोगों के सामने बदनाम होने के डर से उन्होंने अपने मुंह बंद किए हुई थी। वो लड़कियां ब्लैकमेलर के कहने पे अपने परिवार वाले को बेहोशी की दवा देकर सुला देती थी और उनके बताए हुए एड्रेस पे पहुंचकर अपने आप को नीलाम कर देती थी। यह सब जैसे छुपकर और खामोशी से चल रहा था। शायद कभी किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, मगर जब लड़कियों के गायब होने की खबर लोगों में फैलती गई तो पुलिस की मदद करने के ख्याल से और लड़कियों ने पुलिस को यह सारा सच भी बता दिया था और लड़कियों के सच बताने के बावजूद पुलिस वालों को उन ब्लैकमेलर तक पहुंचने में नाकामी का सामना करना पड़ा। मगर फिर एक दिन गायब होने वाली लड़कियों में से एक हिम्मत वाली लड़की ने मौका पाकर किसी का मोबाइल हाथ में आते ही पुलिस का नंबर मिलाया और पुलिस को सब कुछ बता दिया। उसने पुलिस को कम शब्दों में ही इस कोठे के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो ट्रेन में किडनैप होने वाली लड़कियों में से एक लड़की है। पुलिस ने लड़की के बताए गए एड्रेस पे कोठे पे अचानक से छापा मारा तो कोठा चलाने वाले सारे मर्द और औरतों को पकड़ लिया गया जो इस काम में शामिल थी और उन्हें भी वो 2 मर्द भी उसी में शामिल था जो ट्रेन में लड़कियों की इज्जत के साथ खेल रहे थे। कोठे से वो सब लड़कियां मिल चुकी थी जो ट्रेन पे यात्रा के दौरान किडनैप कर ली गई थी। पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता चला कि वो एक ही परिवार का था जिसके मर्द और औरत मिलकर यह धंधा चला रहे थे। वो अपने पास के इलाकों की लड़कियों पे हाथ डालकर लोगों की नजर में नहीं आना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ट्रेन में यात्रा करने वाली लड़कियों को सिलेक्ट किया। वो बाद में लड़कियों से सारी इंफॉर्मेशन लेते और फोन पे सारा मामला तय करके उन लड़कियों को उनके शहरों में ऐसा मर्दों के बेचकर पैसा कमाने लगे थे। मगर फिर भी उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने लड़कियों को किडनैप करके खुफिया कोठों पे बंद करना शुरू कर दिया था और जब लड़कियों की तादाद बढ़ने लगी तो उन्होंने उस कोठों को बड़ा सा कोठा बना दिया और वहां पे लड़कियों को बेचना शुरू कर दिया और खूब सारा पैसा कमाने लगे। एक लड़की की हिम्मत ने सबको बचा लिया था। पुलिस ने उन सबको पकड़ लिया और लड़कियों का नाम किसी के भी सामने लाए बिना खामोशी से उन्हें उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया। मैं सबके बाद भी अब ट्रेन में समोसे नहीं बेचता था। मैंने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने मेरी शादी के लिए जो मेरी पत्नी के लिए जेवर बनाए थे वो बेचकर मुझे पैसे दे दिए और मैंने एक जगह पे एक छोटी सी दुकान खोल ली जिस पर मैं समोसे बनाकर बेचने लगा। मैंने यह काम गर्मियों में शुरू किया था। मैंने अपनी दुकान पे समोसों के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, नमकीन वगैरह हर चीज के आइटम्स रख लिए थे और इसी तरह मेरी दुकान भी अच्छी चल रही थी। मेरी दुकान को बनाने में उम्मीद से ज्यादा मेरे पास पैसे आने लगे थे। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मेरी जिंदगी पलटकर रख दी थी। मेरे समोसे इतने फेमस हो गए थे कि लोग मेरी दुकान पे समोसे खाने के लिए आते थे और फिर कुछ महीने बाद मेरी आमदनी और ज्यादा होने लगी तो मैंने छोटी सी दुकान को बड़ा सा कैंटीन कर लिया जहाँ पे लोग बैठकर समोसे और चाय पीने लगे थे और कोल्ड ड्रिंक्स के मौसम में कोल्ड ड्रिंक्स पीते और आइसक्रीम के मौसम में आइसक्रीम खाते। और मैंने अपने कैंटीन में 2 नौकर रख दिए जो कस्टमर को समोसे सर्व करते थे। अब धीरे धीरे मेरे घर के हालात भी बेहतर हो गए थे। यह सब कुछ ठीक हो गया था। इसी तरह से मेरी शादी भी एक अच्छी और समझदार लड़की के साथ हो गई थी। अब मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी और मैं अपनी फैमिली और अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में।